यस बच्चों, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू द डे 2। आइए फटाफट कुछ रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी साहब। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो ये थी कि हम लोगों ने बेसिक्स पढ़े थे। कुछ क्या पढ़े थे? जनरली हमने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके 5 एक्सेप्शन थे। नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, क्लोजर ऑफ बिजनेस, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली एंड पर्सन ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स। फिर हमने पर्सन और एसएससी की डेफिनेशन पढ़ी थी। एसएससी की डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसके अंदर में हम लोगों ने देखा था एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम। इसके बाद हम लोगों ने देखा था इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम और एनी अदर्स इनकम, एसएससी डीम टू बी एसएससी एंड एसएससी इन डिफॉल्ट, राइट। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में बताया था, आर्टिकल 265 नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसके बाद में 2 अथॉरिटी देखी थी, एक जब पार्लियामेंट सेशन में हो आर्टिकल 245, या पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो तो आर्टिकल 123, राइट। फिर आर्टिकल 246 ने पावर को यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट के बीच में डिवाइड किया हुआ है। टैक्सेस कलेक्ट करने का पावर किसके हाथ में दिया हुआ है? यूनियन के हाथ में दिया हुआ है। अंडर एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके हाथ में दिया है? स्टेट। हालांकि टैक्स यूनियन के पास ही कलेक्ट होता है और बाद में इसे डिवाइड किया जाता है। क्या टैक्सेस के साथ साथ सरचार्ज कलेक्ट किया जा सकता है? यस, आर्टिकल नंबर 271। सरचार्ज किसके पास जाता है? यूनियन के पास जाता है, जबकि टैक्सेस डिवाइड हो सकता है। सेस को स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही क्या किया जाता है? यूटिलाइज किया जाता है। फिर लॉ मेकर, लॉ इंटरप्रेटर और लॉ इंप्लीमेंटर के बारे में भी हम लोगों ने देखा था, राइट। सो CBDT इज व्हाट मेक्स रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर। ये क्यों आते हैं और कब तक के वैलिडिटी रखते हैं, इस बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशंस किए थे। इसके बाद हम आगे बढ़े थे बेटा। इसके बाद हम लोगों ने टैक्स रेट्स देखे थे। नॉर्मल टैक्स रेट्स आर गिवन इन फाइनेंस एक्ट, whereas स्पेशल रेट ऑफ टैक्स आर गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट। ये बात हम लोगों ने देखी थी। फिर हम आगे बढ़े थे। हमने सबसे पहले टैक्स रेट देखा किसके लिए? इंडिविजुअल बिलो 60, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, HUF, AOP, BOI, AJP up to 2,50,000 nil, 2,50,000 to 5 lakh 5%, शॉर्टकट था 12,500, 5 लाख टू 10 लाख शॉर्टकट था 1,12,500 एंड अबाउट 10 लाख 30% का टैक्स रेट था। जब हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए थी। पहले क्या था बेटा? HEC at the rate of 4%। दूसरा था हमारे पास बेटा क्या चीज? दूसरा था रिबेट। रिबेट कब मिलेगा? 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एसएससी शुड बी इंडिविजुअल, ही शुड बी रेसिडेंट, टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल डज नॉट एक्सीड 5 लाख, तो हमें रिबेट मिलेगा। कितना? लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स और 12,500। यस, रिबेट इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A। फिर तीसरी बात पड़ी थी, इनकम एंड टैक्स बोथ आर राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10। फिर हम लोग आगे बढ़े थे। हम लोगों ने चौथी चीज देखी थी, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। क्या तुम्हें याद है? एज ऑफ नाउ हमने 4 ही स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लिखे थे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 20%, 112A बियॉन्ड 1 लाख 10%, देन short term capital gain under 111A 15% and casual income that would be 30%। फिर हमने एक स्पेशल एडजस्टमेंट्स को देखा था, that if assessee cannot absorb basic exemption limit, he is resident assessee, then such special income, long term capital gain under 112 or 12A, short term capital gain under 111A shall be first adjusted towards the basic exemption limit and balance if any will be chargeable at special rate। याद आ रहा है तुम लोगों को? इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था बेटा सरचार्ज, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP के केस में। यस और नो? सरचार्ज में क्या कुछ बड़े बदलाव आए हैं फाइनेंस एक्ट 20 से? यस, फाइनेंस एक्ट 20 से मालिक बड़े बदलाव आए हैं। चलिए बात करते हैं। अप टू 50 lakhs देयर इज नो सरचार्ज। 50 लाख टू 1 करोड़ बी इट एनी काइंड ऑफ इनकम, सरचार्ज रेट विल बी 10%। 1 करोड़ टू 2 crore, the surcharge rate will be 15% across any kind of income. If the income exceed 2 crore rupees, other income surcharge rate is 25%, whereas short term capital gain 111A, long term capital gain 112A, dividend income surcharge rate would remain 15%. If the income exceed 5 crore, other income surcharge rate would be 37%. short term capital gain under 111A, long term capital gain under 112A and dividend income surcharge rate would remain 15%। so एक बहुत सिंपल लाइन में इसे हम लोगों ने समझा था, enhanced surcharge is not applicable in case of dividend income, long term capital gain under 111A, short term capital gain under 111, sorry, long term under 112A, short term under 111A। अगर आपकी अदर इनकम प्लस स्पेशल इनकम मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रही है तो इस केस में सरचार्ज का जो मैक्सिमम रेट होगा वो होगा 15%। यहां तक के हम लोगों ने देख लिया था प्रभु।
ये पूरी बातें हम लोगों ने कर ली थी, इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए वापस आइए साहब, यहाँ पे पेज नंबर 3 के ऊपर वापस आ जाइए। पेज नंबर 3 के ऊपर वापस आ जाइए। अब जरा एक इशू था, इस इशू को समझना बड़ा जरूरी था। इशू ये था, इफ अ पर्सन बिकेम सीनियर सिटीजन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर, देन he will be eligible for 2,50,000 और 3 लाख एज द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। हुआ ये कि जो व्यक्ति 1 अप्रैल के दिन, 1 अप्रैल के दिन क्या बन रहा है, सीनियर बन रहा है। प्रीवियस ईयर में वो सीनियर नहीं था, लेकिन 1 अप्रैल के दिन उसका बर्थडे था और उसी दिन वो सीनियर सिटीजन बन रहा है। तो ऐसा एक केस डिपार्टमेंट के सामने आया कि जहां पे असेसी सिर्फ 1 दिन से चूक रहा है। असेसी का कहना था कि आई विल बी एलिजिबल फॉर 3 लाख रुपीज बिकॉज टैक्स हम असेसमेंट ईयर में पे करते हैं, तो मैं उस टाइम पे सीनियर सिटीजन हूं। जबकि डिपार्टमेंट का कहना था आप प्रीवियस ईयर में तो सीनियर सिटीजन थे ही नहीं। और एक बहुत बड़ा इशू अराइज हुआ दैट एग्जैक्टली व्हेन असेसीज बर्थडे फॉल एंड ही बिकेम्स अ सीनियर सिटीजन। इसको केस सुप्रीम कोर्ट तक के गया ये मैटर। प्रभु दयाल सेस्मा वाज द केस, राइट। और इस केस के ही बेसिस पे डिपार्टमेंट ने सर्कुलर निकाला 28/2016। ये सर्कुलर बड़ा अजीब है क्योंकि ये अप्लाई कर रहा है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका बर्थडे 1 अप्रैल के दिन फॉल होता है। पूरी दुनिया इनके लिए क्या मनाती रहेगी, 1 अप्रैल फूल मनाती रहेगी, पर डिपार्टमेंट में इन्हें बेनिफिट दे दिया। आम शब्दों में कहूं तो बस इतनी सी बात कही है कि 1 अप्रैल के दिन अगर कोई सीनियर सिटीजन बन रहा है, ही विल बी एलिजिबल फॉर हायर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। लेकिन 1 अप्रैल की बात चल रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रभु दयाल सेस्मा के केस में यह कहा कि असेसी का बर्थडे तो पहले दिन रात 12 बजे से ही शुरू हो जाता है। मतलब अगर किसी का बर्थडे 1 अप्रैल के दिन आ रहा है तो टेक्निकली वो सीनियर सिटीजन बन चुका है 31 मार्च के दिन ही। यस और नो। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी ने सर्कुलर निकाल दिया और एक जो इशू था उसे भी क्लियर कर दिया। आपके पेज नंबर 2 के ऊपर ये सर्कुलर देखने को मिल जाएगा। वर्ड आप यहां पे देखिएगा, सीबीडीटी hereby clarifies that a person born on 1st April would be considered to have attained a particular age on 31st March, the day preceding the anniversary of his birthday. In particular, the question of attaining the age of eligibility for being considered a very senior citizen or senior citizen would therefore be decided on the basis of the above criteria. Therefore, if a person is born on 1st April 1961 or 1941, then he shall get the slab rate of 3 lakh or 5 lakh for the previous year 2021. Yes or no? हालांकि ये सर्कुलर ला दिया गया है लेकिन इंस्टीट्यूट ने अभी तक इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, सो बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं अगेन रेट्स फॉर अ सीनियर सिटीजन। इफ द असेसी individual resident 60 or above but up to 80, if a person is an individual 60 or above up to 80, then what will be the slab rate? The slab rate is 3 lakh rupees. Up to 3 lakh rupees of total income there is no tax. 3 lakh to 5 lakh 5%. Shortcut will be 10,000. Shortcut will be 10,000. Obviously बात है उतना इम्पैक्ट आया होगा। 5 lakh to 10 lakh, 5 lakh to 10 lakh it will be 20% and above 10 lakh it will be 30%। बाकी टैक्स कैलकुलेशन में कहीं कोई चेंज नहीं आने वाला। जैसे आप नॉर्मली कैलकुलेट करते हो बिल्कुल उसी तरीके से आप क्या करते रहोगे, कैलकुलेट करते रहोगे। यस, सो इंडिविजुअल रेसिडेंट, व्हाट वी नीड टू फोकस इज रेसिडेंट। सर मान लीजिए अगर नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, विल ही गेट 2,50,000 और ही विल गेट 3 लाख रुपीज? 2,50,000, बिकॉज हमने यही पढ़ लिया नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। हम लोगों ने क्या कर लिया, यही पढ़ लिया नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। Then the third is super senior citizen. Third is super senior citizen. A person who is individual resident, age 60 और above और 80 और above. See, senior citizen रहता 60 और above. इस कैटेगरी को लॉ की भाषा में कहा जाता है सुपर सीनियर सिटीजन, 80 और above. जनरली इस कैटेगरी के अंदर में वही लोग आते हैं जो जिंदा हैं, इनकम कमा रहे हैं और 80 के ऊपर हैं। यस और नो, ऐसे कुछ ही लोग हैं। पर खैर इस स्लैब को भी कंसिडर किया गया है। सो इफ अ पर्सन इज इंडिविजुअल रेसिडेंट 80 और अबव, डॉट 80 और अबव, देन अप टू 5 लाख देयर इज नो टैक्स। 5 lakh to 10 lakh it will be 20%,
above 10 lakh it will be 30%. Rest all tax calculation will remain same. Rest all tax calculation will remain same. So an individual who is resident, age is 80 years or more, 5 lakh nil, 5 lakh to 10 lakh 20%, and above 10 lakh it will be 30%. Yes or no? अब मैं आपसे सबसे ज्यादा और बड़ी बात कहना चाहूंगा, सर फाइनेंस एक्ट 2020 ने, फाइनेंस एक्ट 2020 ने एक बड़े बदलाव किए। आज तक के माइट भी जब आप ऑफिस में काम कर रहे होंगे, जब आपने आर्टिकलशिप के अंदर में काम करी होगी, यू माइट हैव कैलकुलेटेड द टैक्स इन दिस वे ओनली, यस, रादर द सिस्टम हैज कैलकुलेटेड द टैक्स। नाउ विथ फाइनेंस एक्ट 2020 there is an option, I repeat, there is an option for individual and HUF to have an alternative tax rates. न्यू टैक्स रेट लाए गए हैं, द सेक्शन इज 115 BAC। न्यू सेक्शन लाया गया है एक 115 BAC, जहां पे इंडिविजुअल एंड HUF को अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेट्स दिए गए हैं। सर क्या है ये अल्टरनेटिव टैक्स रेट्स? मैं इसे यहां नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर आप देखेंगे मैंने इसे यहां पे क्लियर कट लिख दिया। फाइनेंस एक्ट 20 हैज इंसर्टेड एन अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर इंडिविजुअल and cooperative society as per section 115 BAC and BAD which are later discussed in chapter number 48 miscellaneous। सर आपने इसे वहां क्यों डाल दिया? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है बेटा, जब आप इस सेक्शन को पढ़ोगे यू मस्ट बी एबल टू नो व्हाट आर द अदर डिडक्शंस एंड बेनिफिट यू शुड नॉट टेक। उसके पहले आपको बेनिफिट और डिडक्शन कौन कौन से नहीं लेना है इसकी जानकारी होनी जरूरी है। जब मैं ये फास्ट ट्रैक पढ़ा रहा हूं, मैं ये अज्यूम करता हूं कि तुम पहली बार टैक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं इसी अजम्पशन से तुम्हें लेकर के जा रहा हूं, इसीलिए हम इसे बाद में देखेंगे, पर अभी इस पॉइंट पे डिस्कशन जरूरी है। ये क्यों लाया गया? मांग थी पिछले 2 सालों से 3 सालों से, मांग थी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाओ, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाओ। स्पेशली प्रेशर सैलरीड एम्प्लॉयड वालों का था, जो कहते थे कि हमें तो मैक्सिमम बेनिफिट और डिडक्शन मिल ही नहीं रहे हैं, इसीलिए 2 साल पहले उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके आए थे। स्टैंडर्ड डिडक्शन को पिछले सालों में बढ़ाया भी, 40,000 से 50,000 किया गया, लेकिन फिर भी उनकी डिमांड थी कि हमारे को क्या किया जाए, टैक्स रेट बढ़ाया जाए, या तो बेसिक टैक्स रेट रिड्यूस किया जाए, या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाई जाए, या हमें कोई और तरीके का बेनिफिट दिया जाए। अब अगर आपको याद हो तो कंपनीज के लिए ऐसा एक अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम 2019 फाइनेंस एक्ट के अंदर ही लेकर के आए थे, जो 2 नए सेक्शन थे, 115 BAA एंड BAB। ये कहां से आया और ये क्यों सूझा फाइनेंस मिनिस्टर को? ये उन्हें सूझा नहीं, ये एक्चुअली कहीं था। इंटरनेशनल टैक्स भी पढ़ाते हैं, इसी के लिए आपको बताता हूं। यूएसए टैक्सेशन से अडॉप्ट की गई एक मैकेनिज्म है ये। जी हां, यूएसए टैक्सेशन में ऐसी अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम कई सालों से है। इन शॉर्ट 2 टैक्सेशन स्कीम है, एक आप डिडक्शंस और एग्जम्पशन लीजिए एंड हायर स्लैब रेट पे अमाउंट पे कीजिए, और एल्स डिडक्शन एग्जम्पशन छोड़ दीजिए, लोअर स्लैब रेट पे कीजिए। इंडिविजुअल्स के लिए, कंपनीज के लिए ऐसे अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम यूएसए के अंदर में ऑलरेडी अवेलेबल है, कई सालों से वर्क कर रहे हैं। बस हुआ क्या, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यही काम किया कि जो लोग चिल्ला रहे हैं कि रेट कम करो, रेट कम करो, रेट कम करो, उनके लिए सीधा सीधा एक अल्टरनेटिव लेके आ गए। एक, आप भरपूर डिडक्शन एग्जम्पशन जितने एक्ट के अंदर में दिए हैं सब लें, एंड पे द टैक्स एज पर नॉर्मल स्लैब रेट, जो अभी आप पे कर रहे थे। सो आप पूरे डिडक्शन ले, एग्जम्पशन ले, जितना एक्ट के अंदर में दिया हुआ है, और हायर रेट के ऊपर पे कर दे। ऑल्टरनेटिवली आप कुछ डिडक्शन एग्जम्पशन छोड़ देंगे, हम आपको लोअर रेट ऑफ टैक्स देंगे। डिडक्शन एग्जम्पशन आप छोड़ेंगे, हम आपको लोअर रेट देंगे। और ऐसे एक अल्टरनेटिव के साथ साथ 115 BAC एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है। इसीलिए आप देखेंगे हमने यहां पे क्या लिख दिया, एज ऑफ नाउ फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 individual and HUF has an option to pay the tax as per 115 BAC। जो क्वेश्चनर हम लोगों ने बनाया है उस पर जगह जगह पे हम लोगों ने जो क्वेश्चन कंसीडर किए हैं वो ऐसे ही कंसीडर किए हैं, इफ असेसी ऑप्ट फॉर 115 BAC, इफ असेसी डू नॉट ऑप्ट फॉर 115 BAC। जब मैं आपको क्वेश्चनर पढ़ाऊंगा तो आपको क्वेश्चनर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसको बताया गया है कि अगर वो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो 115 BAC को ऑप्ट करता है तो क्या होगा, 115 BAC को ऑप्ट नहीं करता तो क्या होगा, करेंगे डिस्कस। बट एज ऑफ नाउ हमें बस इतना पार्ट समझना है कि इंडिविजुअल एंड HUF के पास एक ऑप्शन है, या तो ये डिडक्शन एग्जम्पशन लेके नॉर्मल स्लैब रेट के ऊपर टैक्स पे करें, या तो फिर ऑल्टरनेटिवली वो डिडक्शन एंड एग्जम्पशन छोड़ दे और लोअर रेट के ऊपर टैक्स पे करें। किसके ऊपर? लोअर रेट के ऊपर टैक्स पे करें। गेटिंग इट मालिक? चलो, तो इसे हम कहां डिस्कस करेंगे? 48 में डिस्कस करेंगे, जब आपको सब्सटैंशियली डिडक्शन
और एग्जम्पशंस के बारे में नॉलेज होगा। आइए सर आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने किसका टैक्स रेट देखा? अब तक हमने सर टैक्स रेट देख लिया इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए, बराबर है। अब है टैक्स रेट अदर एसएससी के लिए देखने के लिए। कम ऑन पेज नंबर 5। अब हम टैक्स रेट्स देख रहे हैं अदर एसएससी का। अदर एसएससी में सबसे पहले कौन आता है? अदर एसएससी में सबसे पहले आता है फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी। फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, थिंग्स आर सॉर्टेड। इफ इट इज अ फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी, द टैक्स रेट्स आर 30%, flat 30%, irrespective of 1 rupees or any kind of rupees. Yes or no? They don't get any basic exemption limit. एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि क्यों, आखिर क्यों इन्हें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता? उसका रीजन ये है, जब गवर्नमेंट ने थॉट दिया बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के लिए, तो लॉजिक ये था कि आज के तारीख में एवरेजली भी एक परिवार को पर मंथ, आप देख सकते हैं, आप अपना भी घर देखिए, 20,000 रुपए लगते हैं उसके सारे डेली खर्चों को समझते हुए। 20,000 रुपए तो एवरेजली उसको लगता ही लगता है। 20,000 इंटू 12, 2,40,000 रुपए हो जाता है, 2,40,000 हो जाता है। एंड 10,000 इन एडिशन देयर टू दिया गया है, त्योहारों एंड अदर चीजों को कंसिडर करते हुए। दैट्स हाउ समहाउ 250 वाज द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। बट फर्म एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, इनके घर बार बीवी बच्चे तो है नहीं, इसीलिए 1 रुपए से डायरेक्टली टैक्स किया गया है और इन्हें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं दिया गया है। Perhaps, what are the tax rate? In case of firm, LLP, local authority, if income is up to 1 crore rupees, the tax rate is 30% plus applicable surcharge of 4% और cess 4%. सरचार्ज नहीं है 1 करोड़ रुपए तक के। If the income exceed 1 crore rupees, the tax rate is 30%, surcharge rate is 12%, HEC at the rate of 4%. So, check it out. In case of firm and LLP, it will be 30%. In case of firm and LLP, it will be 30%. In case of local authority, it will be 30%. अगर आप लोग लिखना चाहें तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, firm, LLP, local authority, up to 1 crore rupees, total income into 30% plus 4%. Beyond 1 crore rupees, total income into 30% plus 12% plus 4% will be the surcharge rate. So, what is the surcharge rate? 12% in case of firm, LLP and local authority. Is that done? Now, the next is companies. बड़े मजेदार है ये किस्सा, जरा ध्यान से सुनिएगा। कंपनीज के केस में टैक्स रेट्स को क्या कंसिडर किया जाएगा? लेट मी डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट, अ डोमेस्टिक कंपनी, सेकंड, अ फॉरेन कंपनी। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट का किस्सा सुनना बड़ा मजेदार है। हुआ क्या था, 2014 बात थी, गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, कांग्रेस के जगह उस टाइम पे लहर चल रही थी, अब की बार मोदी सरकार। नाउ पॉइंट क्या हुआ, 2014 के अंदर में, वो इलेक्शन मेमोरेंडम के अंदर में उन्होंने कहा कि सर हम लोग टैक्स रेट रिड्यूस कर देंगे। आखिर किसने कहा? मोदी सरकार ने कहा कि हम टैक्स रेट रिड्यूस कर देंगे कंपनीज के लिए। खैर लहर तो चली रही थी, मोदी गवर्नमेंट जीत करके आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं अरुण जेटली साहब। उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले कंपनी का टैक्स रेट रिड्यूस किया 29% पे, और उस बजट स्पीच के अंदर में उन्होंने कहा कि अगले 5 साल के अंदर में हम कंपनीज का टैक्स रेट 11% से रिड्यूस करेंगे। मतलब 2014 से लेकर 2019 आते आते कंपनी का टैक्स रेट 30% से कितना हो जाता, 25% हो जाता। यह बात कही गई। अच्छा, फिर क्या हुआ, 2014 के टाइम पे लाया गया 29% पे। इससे क्या फायदा हुआ, कंपनी खुश हो गई कि भैया जो तुमने इलेक्शन के अंदर में वादा किया था 1% रिड्यूस कर दिया। कंपनी के लिए 1% भी उस टाइम पे बहुत था। क्यों? क्योंकि सोचिए, जिन कंपनीज लाइक विप्रो, पतंजलि, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितनी कंपनीज के बारे में हम बात करें, इनके टर्नओवर्स बहुत ह्यूज थे, प्रॉफिट बड़े ह्यूज थे, और 1% से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ना था। तो कंपनीज एक बार की खुश हो गई, क्योंकि सारी कंपनीज के लिए टैक्स रेट 29% पे रिड्यूस कर दिया गया। सवाल था कि हम हर साल 1% रिड्यूस करेंगे, लेकिन इससे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता। हुआ ये कि अगले 2 साल तक के टैक्स रेट को हिलाया ही नहीं गया।
बात थी हर साल 1% रिड्यूस करने की, बट ऐसा हुआ नहीं। वहां से दीदी चिल्लाई, उनने कहा ए नो चल बे, एटो चल बे ना, तुमने बोला था हर साल 1% रिड्यूस करेंगे, किधर गया? ऊपर दिल्ली से मफलर वाले बाबा भी चिल्लाए ये गलत है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपने कहा था टैक्स रेट रिड्यूस करेंगे, आपने रिड्यूस नहीं किया। सर महाराष्ट्र से भी कई लोग चिल्लाए, काय झालं तुमचं टॅक्स रेटचा, जर टॅक्स रेट कमी केला नाही मारल्याशिवाय राहणार नाही। सब लोग चिल्लाने लग गए। 2 साल बाद ध्यान में आया, द मोस्ट हैंडसम बैचलर भी बोले दिस इज रॉन्ग। वन डे आई वेक अप एट नाइट एंड आई थॉट कि ये गलत है, टैक्स रेट रिड्यूस होना चाहिए। हमारी सरकार होती है ऐसा टैक्स रेट निकालते, यहां से 30%, वहां से 0%। Now the point is, everybody was screaming कि भैया आपने बोला था, अब कहाँ गए आपके वादे, आप तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे। 2 साल बाद गवर्नमेंट को समझ में आया कि हाँ यार हमने वादा किया और वादा किया वो निभाना तो पड़ेगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा 2 साल बाद, मतलब बात हो रही है 2017 की, उन्होंने कहा ठीक है हम इस बात को कंसिडर करते हैं। उन्होंने क्या किया? कहा कि अगर कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा तो कंपनीज के लिए टैक्स रेट 25% हम लोग कर देंगे। इन द प्रीवियस ईयर 16-17 अगर कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा तो हम लोग कंपनी का टैक्स रेट 25% करेंगे। अदर कंपनीज के लिए टैक्स रेट 30% ही रहेगा। अदर कंपनीज के लिए टैक्स रेट 30% ही रहेगा। सारी कंपनीज ने बोला यार ये तो हमारे साथ धोखा हुआ, आपने बेनिफिट देने की बात करी थी हर तरह की कंपनी को, लेकिन आज आप क्या बोल रहे हो? प्रीवियस ईयर 16-17 में जिसका टर्नओवर 50 करोड़ है उसके लिए टैक्स रेट 25%, रेस्ट ऑल कंपनीज के लिए 30%। ये 50 करोड़ का टर्नओवर बड़ा छोटा टर्नओवर था जो कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही थी। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा सब्र रखो, हमने कहा है हम जरूर करेंगे। नेक्स्ट ईयर आता है, इस लिमिट को रिवाइज किया जाता है, 250 करोड़ पे लाया जाता है और प्रीवियस ईयर कर दिया जाता है 17-18। अब कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर 17-18 के अंदर में इफ टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ of a company then the tax rate for that kind of company would be 25%, rest all other company 30%। फायदा क्या हुआ? 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनीज को टैक्स रेट 25% आ गया। कहीं ना कहीं वो वादा पूरा हो गया जो कहा, निभाया गया वो वादा पूरा हो गया जो कहा गया था कि हाँ हम इस वादे को निभाएंगे, ये वादा कंप्लीट कर दिया गया। लेकिन अभी भी बड़ी कंपनीज इससे बाहर थी क्योंकि 250 करोड़ के ऊपर वाली कई कंपनीज थी इंडिया में, वो कह रही थी कि भैया हम इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, हम इतना बड़ा टर्नओवर कर रहे हैं, इतना ह्यूज टैक्सेस पे कर रहे हैं, हमारे लिए क्या। फिर क्या हुआ? फिर आता है नेक्स्ट बजट 18-19। अब बजट के अंदर में क्या किया गया? इस टर्नओवर को कर दिया गया 400 करोड़ रुपीस और निर्मला सीतारमण जी कहती हैं अब इंडिया की 93% ऑफ द कंपनीज, सॉरी 99.3% ऑफ द कंपनीज इसके अंदर में कवर हो जाती है। कुछ कंपनीज अभी भी इससे बाहर है लेकिन हमें यह चीज करनी पड़ेगी। उनने कह दिया अगर प्रीवियस ईयर 18-19 में टर्नओवर, ध्यान से सुनिए, हम किस प्रीवियस ईयर में बैठे हैं? हम प्रीवियस ईयर में बैठे, आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर है 2021। प्रीवियस ईयर 2021 के लिए टैक्स रेट क्या होगा ये डिपेंड करता है 18-19 का टर्नओवर क्या होगा। अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी का आज का टर्नओवर देखना है क्या? आंसर इज नो। हमें कौन से प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखना है? 18-19 का टर्नओवर देखना है। अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर 18-19, आज का टर्नओवर 1000 करोड़ भी रहे तो इससे कोई लेन देन नहीं है। प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर देखना है। अगर प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर लेस देन 400 करोड़ है और इट इज नॉट एक्सीडिंग 400 करोड़, इन दैट पर्टिकुलर केस टैक्स रेट वुड बी 25%, रेस्ट ऑल अदर कंपनीज टैक्स रेट वुड बी 30%। और इस तरीके से डोमेस्टिक कंपनी के लिए 2 टैक्स रेट बन गए, एक जिनका प्रीवियस ईयर 18-19। सो लेट्स से आप मुझे फटाफट बताइए, सबसे पहले मान लीजिए अगर कोई एक इंडियन डोमेस्टिक कंपनी है, इनका टर्नओवर आज का देखना है क्या? नहीं, टर्नओवर कौन से प्रीवियस ईयर का देखना है? टर्नओवर देखना है प्रीवियस ईयर 18-19 का। सो अगर कोई इंडियन कंपनी है
जिनका 18-19 का टर्नओवर लेट से आ रहा है 250 करोड़, इनका टैक्स रेट क्या होगा? 25%। अगर कोई कंपनी है प्रीवियस ईयर 18-19 के अंदर में टर्नओवर है 410 करोड़, इनका टैक्स रेट क्या होगा? 30%। आज के टर्नओवर की बात ही नहीं चल रही, आज का टर्नओवर आपका 2000 करोड़ का हो सकता है प्रीवियस ईयर 2021 का। 18-19 के टर्नओवर के बेसिस पे आज का टैक्स रेट डिसाइड होगा। एंड हेंस क्या आया, आउटकम क्या आया? इसका आउटकम ये आया कि कंपनीज जो 400 करोड़ के अंदर है इनका टैक्स रेट रिड्यूस हो गया। यहां पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 5 के ऊपर देखना, डोमेस्टिक कंपनी टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 400 करोड़ इन 18-19 देन 25%, अदर कंपनीज 30%। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, डोमेस्टिक कंपनी में अगर हम दो पार्ट करें, राइट, तो यहां पे टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 18-19 does not exceed 400 crore, other company up to 1 crore, total income into 25% plus 4%, yes, total income into 25% plus 4%, 1 crore to 10 crore, total income into 25% plus 7% surcharge plus 4% cess, whereas it exceed 10 crore, total income into 25% plus 12% plus 4%. In short, the surcharge rate if the income exceed in case of domestic company is 7%, whereas if income exceed 10 crore it will be 12%. In case of firm local authority 12% if the income exceed 12 crore rupees. So अगर डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर इन 18-19 प्रीवियस ईयर भले ही आपका 2021 है, लेकिन प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट कैसे देगा मैं आपको बताऊं। प्रॉब्लम क्या करेगा, इंस्टीट्यूट आपको घुमाएगा, आपको प्रीवियस ईयर का, तो इंस्टीट्यूट आपको घुमाएगा, आपको प्रीवियस ईयर 2021 बताएगा लेकिन टर्नओवर 18-19 का बताएगा, या टर्नओवर मल्टीपल ईयर्स का बताएगा। आपने 18-19 के ऊपर फोकस करना और अकॉर्डिंगली टैक्स रेट कैलकुलेट करना। ओके, व्हाट अबाउट अदर कंपनीज? अदर कंपनीज के लिए टैक्स रेट क्या हो जाएगा? टोटल इनकम इंटू 30% प्लस 4%, इफ इनकम एक्सीड 1 करोड़, टोटल इनकम इंटू 30% plus 7% surcharge plus 4% cess, and total income into 30% plus 12% plus 4% if the income exceed what? If the income exceed 10 crore. तो इस तरह से थे कंपनी के टैक्स रेट्स। आइए एक छोटा सा एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से इंडियन कंपनी टर्नओवर इन पास्ट फ्यू ईयर्स profit from previous year 2021 is
90 crore. Calculate tax. Now focus. When the turnover of past few years is given, even though your previous year is 2021, you need to focus on previous year 18-19 turnover in order to get the tax rate for the current previous year. Whether turnover in 18-19 exceeding 400 crore, answer is no. So what would be the tax rate for a domestic company? 25%, yes or no? In that particular case मालिक, अब देखिए 90 crore is your total income into, सॉल्व कैसे करेंगे? अब आइए मैं आपको बताता हूं इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। सबसे पहले टोटल इनकम लिखिए 90 करोड़, इस पे टैक्स रेट लगाइए 25%. वाई? बिकॉज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ रुपीज. सो टैक्स लाइबिलिटी बराबर एड सरचार्ज रेट एट द रेट ऑफ, नाउ टेल मी, surcharge rate would be 12%. Why? Because income exceed 10 crore. अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में? Is that done? So, tax rates for a domestic company where turnover does not exceed 400 crore rupees 25%, whereas other companies 30%. अब जरा पॉइंट समझिएगा, यहां पे एक और लूप होल था. यहां लूप होल क्या था जरा समझिएगा. अब एक सवाल पूछा गया, इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1920, ये सवाल था अपोजिशन की तरफ से उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर को, इफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी let's say in 1819 do not exist. This is a situation where company is incorporated in the year 1920. अगर कंपनी 1920 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है तो 1819 में टर्नओवर तो उसका लेस देन 400 करोड़ हुआ. तो अपोजिशन वालों से भी एक सवाल पूछा गया, तो ऐसे केस में भी कंपनी को टैक्स रेट 25% मिलेगा, राइट? यहां अगर डिपार्टमेंट क्लैरिफाई न करता तो शायद एक लूप होल रह जाता, पर वहीं तुरंत मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब आ गया, नहीं, अगर कोई कंपनी 1920 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है इसका मतलब यह अज्यूम नहीं किया जाएगा कि उसका टर्नओवर इज लेस देन 400 करोड़ रुपीस. वहां टर्नओवर ही एग्जिस्ट नहीं था. इन दैट पर्टिकुलर केस कंपनी डायरेक्टली 30% के अंदर में फॉल हो जाएगी. कंपनी डायरेक्टली 30% के अंदर में क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी. यस सर. फिर आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्स रेट्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले
फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज के लिए टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इफ द टोटल इनकम इज अप टू 1 करोड़ रुपीज, देन इफ टोटल इनकम इज अप टू 1 करोड़ रुपीज, total income into 40% plus 4%, total income into 40% plus 4%. If the income is between 1 crore to 10 crore, total income into 40% plus 2% as surcharge plus 4% as cess. If the income is above 10 crore rupees, then total income into 40% plus 5% as surcharge plus 4% as cess. In short, the surcharge rate of a foreign company is 2% or 5% if the income exceed 1 crore or 10 crore. Done, sir? So here, surcharge rate for a foreign company which is applicable up to 1 crore nil, 1 crore to 10 crore 2%, whereas above 10 crore 5%. So here are the surcharge rate. Then we go to cooperative society tax rates. Now कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर पर्सन में क्लासीफाई किया जाए तो या तो वो एओपी बीओआई में कोई क्लासीफाई होगी डिपेंडिंग अपॉन ओनली इंडिविजुअल और अदर देन इंडिविजुअल, या तो वो एजेपी में होगी अगर वो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है तो। Now the point is, cooperative society has got a very different tax rates. क्यों? क्योंकि स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी थी और कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रमोट करने के लिए इन्हें टैक्स रेट्स डिफरेंट दिए गए थे, इवन दो दे वेर क्लासिफाइड इनटू एओपी बीओआई एजेपी, बट इनके लिए टैक्स रेट्स जो रखे गए थे ये हमेशा से अलग रखे गए थे। व्हाट वाज द कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्स रेट? अप टू फर्स्ट 10,000 इट वाज 10%, नेक्स्ट 10,000 20% एंड द होल बैलेंस इनकम 30%। पहले 10,000 तक 10%, नेक्स्ट 10,000 पे 20% और बैलेंस के ऊपर 30% रखा गया था। अगर इनकम 1 करोड़ रुपए के ऊपर जा रही थी तो सरचार्ज 12% रखा गया था, सेस एप्लीकेबल 4%। अच्छा जी, क्या बदलाव हुआ? फाइनेंस एक्ट 2020 ने यहां पे भी बदलाव किया मालिक। क्या बदलाव किया और क्यों बदलाव किया? बदलाव इसलिए किया क्योंकि अगर पिछले 10 सालों में देखा जाए, 10 साल की डेमोग्राफी निकाला जाए तो आपको पता चलेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अब इसके मल्टीपल फैक्टर थे। पहला फैक्टर था कि बैंकिंग ने बहुत ज्यादा जल्दी तरीके से क्या किया, अपने आप को चेंज किया, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर आए, पर कोऑपरेटिव्स उतने ज्यादा नहीं हो पाए। दूसरा बात था कोऑपरेटिव सोसाइटी के घोटाले। पिछले 10 सालों के अंदर में कोऑपरेटिव सोसाइटी, बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनफैक्ट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी घोटाले हुए। अब इसके कई रीजंस थे, पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्व होना या फिर पैसे को गलत तरीके से रूट करना, आरबीआई का उतना स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशंस को फॉलो नहीं कर पाना, या आरबीआई रेगुलेशंस कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर स्पेसिफिकली 100% से वर्क नहीं कर पाना। बहरहाल कोऑपरेटिव सोसाइटी धीरे धीरे लुप्त होते जा रही थी, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी चीज है जो बहुत छोटे छोटे लेबर वर्कर या छोटे छोटे स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज लाइक कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड ऑल के ऊपर ध्यान रखती है। अब इन्हें मोटिवेट करने के लिए क्या किया गया? जैसे अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम कंपनीज के लिए लाई, अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम्स किसके लिए लेके आई? इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए लेके आई, कोऑपरेटिव्स के लिए भी अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम्स लेकर के आए। सेक्शन 115 BAD, सेक्शन 115 BAD लेकर के आए। इसीलिए आपको नीचे देखने को मिलेगा, देखो 115 BAD, अ न्यूली इंसर्टेड सेक्शन सब्जेक्ट टू कंडीशन 22%। इसका भी डिटेल डिस्कशन होने वाला है आगे। मिसलेनियस चैप्टर में मैंने कंपनीज के, इंडिविजुअल एचयूएफ के और कोऑपरेटिव के अल्टरनेटिव टैक्सेशंस दिए हुए हैं और वहां हम इसे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सेम है, कई डिडक्शंस और एग्जम्पशंस है, वही बात जो अमेरिकन टैक्सेशंस ने दी थी। या तो आप डिडक्शन एग्जम्पशन ले लो और हायर रेट पे पे करो, या डिडक्शन एग्जम्पशन छोड़ दो और लोअर रेट पे करो। बस वही मैकेनिज्म यहां पे भी लाया गया है। तो इन शॉर्ट हो सकता है कि आपको 115 BAC, BAD और BAA यहां पे दिखाई दे, मे बी मॉड्यूल में यहां पे दिखाई दे, हम उसे 48 चैप्टर के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। डन सर? ओके, तो चलिए यहां तक के हम लोगों ने क्या पढ़े? टैक्स रेट्स पढ़े। देखिए अब हम लोगों ने किन किन के टैक्स पढ़ लिए? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी,
फर्म के टैक्स रेट्स पढ़े हम लोगों ने, लोकल अथॉरिटी के टैक्स रेट्स पढ़े, कंपनी के टैक्स रेट्स पढ़े। कंपनी में भी दो पार्ट, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में भी दो पार्ट, डिपेंडिंग अपॉन अगर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ रुपीज 25%, अदरवाइज 30%। यस और नो। चलिए अब आते हैं आगे, बढ़ते हैं मार्जिनल रिलीफ की ओर। ये एक और पॉइंट है जो टैक्स कैलकुलेशन के अंदर में आता है। कहने को तो वो रिलीफ है, लेकिन एक्चुअल रिलीफ नहीं है वो, ये सिर्फ नाम का रिलीफ है, एक्चुअल रिलीफ नहीं है मार्जिनल रिलीफ। क्या मार्जिनल रिलीफ वर्क करता है? देखिए, अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं, मैं खुद प्रैक्टिस के अंदर में हूं पिछले 10 सालों से, तो मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस के अंदर में मार्जिनल रिलीफ के कंसेप्ट्स को हम लोग बहुत ज़्यादा फॉलो ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर इनकम स्लाइटली एक्सीड करता है जिससे सरचार्ज का इफेक्ट आता है, तब मार्जिनल रिलीफ वर्क करता है। मार्जिनल रिलीफ वर्क कब करता है? व्हेन द एडिशनल इनकम अर्न्ड इज लोअर देन द टैक्स पेएबल, एडिशनल टैक्स पेएबल। लेट्स सी, मैं आपको शो करता हूं। कहने को तो ये रिलीफ है, बट ये एक्चुअली रिलीफ नहीं है। चलिए, सपोज माई टोटल इनकम इज 50 लाख रुपीज, टैक्स निकालिए इसके ऊपर। सपोज माई टोटल इनकम इज 50 लैक्स, टैक्स निकालिए। हम हमारे तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहां रुपीज लिख दो, यहां टैक्स लिख दो। इनकम अप टू 10 लाख रुपीज, what will be the tax? 1,12,500. Balance income 40 lakh. Tax rate 30%. This will come to 12 lakh rupees. Total tax will come to 13 lakh 12,500. Isn't it? चेक कर लो एक बार। इसमें सरचार्ज लगेगा क्या? नो सर। क्यों? इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लैक्स। हाँ, HEC लग सकता है एट द रेट ऑफ 4%। $13,65,000 टोटल। Now, understand. Suppose your total income now is 51 lakh. अब जरा टैक्स कैलकुलेट कीजिए। जिनका बचाओ यहां लिख लो। अब टैक्स निकालो उनके लिए जिनका इनकम 51 लाख रुपीस है। अप टू 10 लाख 1,12,500। बैल नहीं लिखना बेटा, बैलेंस। टैक्स रेट 30%। टोटल 13,42,500। सरचार्ज ऐड होगा, कंफर्म होगा एट द रेट ऑफ 10%।
HEC भी ऐड होगा, जरा अंडरस्टैंड करना अब इस बात को। चलिए जरा अंडरस्टैंड करना इस बात को। सी, when my income was up to 50 lakh rupees, my tax was 13,65,000 rupees। मैंने एडिशनल इनकम कितना अर्न किया? 1 लाख रुपए। एडिशनल इनकम कितना अर्न किया? 1 लाख रुपए, दैट इज 51 लाख रुपया मेरा टोटल। मेरी एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई? 1,70,820। एक मिनट, अब जरा असेसी और डिपार्टमेंट के बीच का एक संवाद सुनना, बराबर है? डिपार्टमेंट कहेगा हाँ चलो लाओ 51 लाख रुपीज आपका इनकम हुआ है तो 15,35,820 टैक्स निकालो, चलो लो जल्दी टैक्स दो। असेसी सब पागल होगा, दिमाग खराब हो गया आपका ना, सच में दिमाग खराब हो गया आपका। एडिशनल इनकम अर्न की 1 लाख रुपीज, इस पे एडिशनल टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 1,70,820। दिमाग खराब हो गया तुम लोग का, पागल हो गए तुम लोग। द मैक्सिमम टैक्स रेट इन इंडिया इज 30%, ये 170% है। कमाया एडिशनल कितना? 1 लाख। तुम मुझसे टैक्स कितना ले रहे हो? 1,70,000। मतलब जितना कमाया उससे ज्यादा का तो तुम मेरे से टैक्स ले रहे हो। ये कौन सा रूल है? ये कौन सा रिवाज है? इससे अच्छा तो ये 1 लाख रुपए नहीं कमाता वो अच्छा होता। एटलीस्ट बीवी के पास बैठता, गर्लफ्रेंड के पास बैठता, वो चिल्लाती रहती है तुम्हारे पास टाइम नहीं, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर। अरे कहां से टाइम दूं? पहले आदमी कमाने में जाए, आर्टिकलशिप में जाए, जॉब करे, जीवन में कुछ कमाए, उसके बाद वो कमा के आए नहीं कि तुम्हारा चालू हो जाता है टाइम दो। ठीक है, पर ये टैक्स, इससे अच्छा तो मैं ना कमाता, उसके पास बैठता। एटलीस्ट हर बार वो चिल्लाती रहती है आई थिंक इट्स नॉट एनी वर्किंग एनीमोर। क्या वर्किंग एनीमोर? नहीं सर, आप समझ नहीं रहे। वेयर इनकम एक्सीड 50 लाख रुपीज द इफेक्ट इज ड्यू टू सरचार्ज। अरे मोर उड़ाओ, मुझे क्या करना है? आप एक बात बताओ, अबे ये कौन से कानून में लिखा है? मैंने सिर्फ 1 लाख एडिशनल कमाया, तुम मुझसे टैक्स कितना लेना चाह रहे हो? 1,70,820। मतलब जो कमाया वो तो दू ही दू, मेरे जेब से 70,820 रुपीज एडिशनल दू। मस्त, क्या लॉ बनाया है, मस्त। सोच के देखिए, आप एसएससी होते तो आपके मन में भी यही बातें आती, इनफैक्ट कुछ और बातें भी आती। एकदम सही है, एसएससी यहां पे बिल्कुल गलत नहीं है। एसएससी कह रहा है यार मैंने एडिशनल कितने रुपए अर्न किया? 1 लाख रुपीस। बट इस 1 लाख को अर्न करने के चक्कर में मेरी टैक्स लायबिलिटी कितने से बढ़ गई? 1,70,820। देखा जाए तो ये 1 लाख पे 170% का टैक्स है। भारत सरकार को समझ में आया कि हाँ यार ये तो गलत हो रहा है। इस सचाज के चक्कर में इस आदमी की टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई है। इन एनी केस टैक्स कैनॉट एक्सीड द इनकम अर्नड। इन एनी केस टैक्स कैनॉट एक्सीड द इनकम अर्नड। सरकार ने बोला चलो हम एक आइडिया निकालते हैं, हम मार्जिनल रिलीफ देते हैं तुम्हें। आप इस मार्जिनल रिलीफ को देखोगे तो हंसोगे, सरकार ने कहा चलो अब हम क्या देते हैं? मार्जिनल रिलीफ देते हैं। ठीक है, सब लोग वेट करने लगे। ठीक है भाई, कुछ डिस्कस कर, बता क्या है मार्जिनल रिलीफ। उन्होंने कहा देखिए, यू कैलकुलेट द टैक्स अप टू अ लिमिट वेयर नो सरचार्ज इज एप्लीकेबल। तुम टैक्स निकालो कहां तक के? 50 लाख तक के। इन दिस पर्टिकुलर केस 50 लाख रुपीज तक के आप क्या निकालिए? टैक्स निकालिए। तो ठीक है, टैक्स ऑन रुपीज 50 लाख, 13,12,500 कहां से लिया? ये यहां पे था।
50 लाख तक का टैक्स 13,12,500। हमने बोला ओके। अब क्या करें, टैक्स अप टू 50 लाख, इसमें ऐड कर लो एडिशनल इनकम अर्न्ड। हंसना मत, ध्यान से सुनना। उनने कहा इसमें ऐड कर लो एडिशनल इनकम अर्न्ड, जो इनकम तुमने ऐड करी है, जो इनकम तुमने कमाई है बियॉन्ड 50 लाख रुपीज, जिसपे सरचार्ज का इफेक्ट आ रहा है, इसको पूरा का पूरा तुम ऐड कर लो। अब तुम्हारा टोटल कितना हो गया, 14,12,500। अब सरचार्ज मत लगाओ, तुम डायरेक्टली इसके ऊपर HEC दे दो एट द रेट ऑफ 4%। 56,500 लो साहब, तुम्हारा टैक्स आ गया 14,69,000। आप जो सोच रहे हैं और आपके मन में जो आ रहा है वो मेरे मन में आ रहा है, जरा ध्यान से सुनना। इधर 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 इधर, ये मार्जिनल रिलीफ है। अबे इस केस में भी जितना मैंने कमाया वो तो पूरा का पूरा टैक्स में जा रहा है, 1 लाख रुपीस, और इस 1 लाख पे नीचे 4% का इफेक्ट भी आ रहा है। स्टिल माई टैक्स लायबिलिटी एक्सीड। नहीं सर आप समझे नहीं सर ये हमारी कंपनी का पॉलिसी है सर, आप समझिए। इसके पहले आप इसके ऊपर टैक्स कितना दे रहे थे, 15,35,820। सी रिलीफ मिला, अब आप टैक्स दे रहे हो 14,69,000 सर। इट्स अ बेनिफिट सर, इट्स अ बेनिफिट सर। कैसी बातें कर रहा है, इतनी क्यूट बातें तू कर कैसे लेता है। अबे बेवकूफ आदमी, स्टिल इस केस में भी मैंने जो 1 लाख रुपए कमाए वो तो पूरे चले गए। ऐसे प्रोविजंस डिमोटिवेट करते हैं टैक्स पेयर्स को। अब ऐसे केस में कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, ऐसे केस में कोई भी व्यक्ति या तो अपनी इनकम ही 50 लाख के नीचे दिखाएगा, वो खर्चे ज्यादा बुक कर लेगा जैसे तुम करते हो, है ना, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, फालतू के जो खर्चे तुम लोग बुक करते हो, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, स्टॉक एडजस्टमेंट्स, कुछ भी करके अब वो अपनी इनकम 50 लाख से नीचे लेके आएगा या तो अपनी इनकम आगे लेकर के जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन उसको प्रोजेक्ट लोन चाहिए या नहीं चाहिए। बट ऐसी चीजें डिमोटिवेट करती है। ये कहने को तो मार्जिनल रिलीफ है पर एक्चुअली कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है, ये कोई रिलीफ नहीं है ये। सर मार्जिनल रिलीफ कब अप्लाई करता है, वेयर टैक्स पेएबल एक्सीड्स द इनकम एडिशनली अर्न, सरचार्ज इफेक्ट हटाने के लिए। यही 1 करोड़ रुपए के लिए होता इफ द, क्योंकि अब देखिए हर उस जगह पे मार्जिनल रिलीफ आएगा, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, हर जगह पे आएगा। जहां जहां पे भी ये सरचार्ज के इफेक्ट आएंगे ना, जस्ट इनकम मार्जिनली इंक्रीज हुई है उस चक्कर में, सरचार्ज को मार्जिनल रिलीफ को चेक करने के लिए आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ इनकम द टैक्स डू नॉट एक्सीड द इनकम अर्न्ड। एग्जाम में इसे बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, ना टेस्ट किया जाता है, पर ये कंसेप्ट है और फाइनल लेवल पे आपको है। मैंने क्वेश्चनेयर के अंदर में इस पे क्वेश्चन भी दे रखा है, चेक कीजिएगा। इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF, पहले इंडिविजुअल HUF पे आओ। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF, टोटल इनकम is exceeding 50 lakh but up to 1 crore rupees, tax on 50 lakh plus total income minus 50 lakh। लेट्स से आपकी 51 लाख रुपीस थी तो पहले 50 लाख पर टैक्स निकालो प्लस टोटल इनकम 51 लाख माइनस 50 लाख, मतलब जितना तुमने एडिशनली अर्न किया 1 लाख रुपए वो पूरा का पूरा ऐड कर दो और फिर उसके अंदर में क्या कर दो, स्ट्रेट अवे HEC ऐड कर दो। इनकम टैक्स एंड सरचार्ज विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू दिस अमाउंट। इस पे HEC आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इफ द इनकम इज अबव 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़ रुपीस, अब क्या होगा, टैक्स अप टू 1 करोड़ आपको निकालना होगा, जिसमें 50 लाख से 1 करोड़ का 10% का सरचार्ज भी आ जाएगा। टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% प्लस टोटल इनकम माइनस 1 करोड़, टोटल इनकम माइनस 1 करोड़। ये इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में रही तो 2 करोड़ के ऊपर सरचार्ज 25% आ जाता है, तो टैक्स अप टू 2 करोड़ रुपीस प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25% प्लस टोटल इनकम माइनस 2 करोड़। यही 5 करोड़ के ऊपर रही, टैक्स अप टू 5 करोड़ प्लस सरचार्ज 37% माइनस टोटल इनकम प्लस टोटल इनकम माइनस 5 करोड़।
इस तरीके से आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। एग्जाम में ये इतना ज़्यादा रेलेवेंट पॉइंट नहीं बनता, बट कंसेप्ट है तो बस पूछना है। यही लोकल अथॉरिटी फर्म, इन पे सरचार्ज कब लगता है, व्हेन द इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीस। तो क्या करेंगे ये लोग, टैक्स निकालेंगे कहां तक का, 1 करोड़ रुपए तक का, प्लस क्या कर देंगे, एडिशनल इनकम अर्न। सो टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस टोटल इनकम माइनस 1 करोड़, ये अमाउंट आ जाएगी। इस पे आपने क्या कर देना, स्ट्रेट अवे HEC अप्लाई कर देना। इन केस ऑफ डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी, यहां पे इनकम 1 करोड़ और 10 करोड़ पे सरचार्ज लगता है। टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ और 10 करोड़ प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज इफ एनी, माइनस टोटल इनकम में से जितना अमाउंट तक के आपने टैक्स निकाला है वो माइनस कर दीजिए। सो टोटल इनकम ऑन 1 करोड़ प्लस टोटल इनकम माइनस 1 करोड़। अगर आपकी इनकम 10 करोड़ के ऊपर जा रही होगी, टैक्स ऑन 10 करोड़ प्लस 10 करोड़ तक का सरचार्ज 7% प्लस टोटल इनकम माइनस 10 करोड़। फॉरेन कंपनीज के केस में 2% और 5% अकॉर्डिंगली, वही आपको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। इनके ऊपर क्वेश्चन आता नहीं, आप भी समझ सकते हैं। नाम का रिलीफ है, आपने भी आर्टिकलशिप करी होगी, नाम का रिलीफ है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा वर्क करते नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा वर्क करते नहीं। डन मालिक, आइए। सो दिस वॉज मार्जिनल रिलीफ, नाम का रिलीफ। आगे बढ़ते हैं। 2 केस लॉस थे। पहला था टी.ए. कुरैशी जजमेंट, इट वॉज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सवाल था क्या इलीगल इनकम इज ऑल्सो लाइबल टू टैक्स, जवाब आया यस, इलीगल इनकम इज ऑल्सो लाइबल टू टैक्स। इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगल और इलीगल। केस क्या था, चलिए केस फटाफट आपको समझा देता हूं। हुआ ये दैट एसएससी के कुछ गुड्स जो वो स्मगल कर रहा था, कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ लिए। अब जितने भी गुड कॉन्फिस्केट किए, इसने पीएनएल के अंदर में इस गुड्स को क्या कर दिया, बैड डेब्ट्स बोल करके ट्रीट कर दिया, लॉस बोल करके ट्रीट कर दिया। डिपार्टमेंट ने ये लॉस को जब एनालाइज किया, असेसमेंट किया, तो डिपार्टमेंट ने इस लॉस को कंसिडर करने से मना कर दिया बिकॉज इट वाज एन इलीगल स्मगलिंग। असेसी ने कहा कि आप मेरी इनकम तो कंसिडर कर रहे हो, लेकिन मेरे एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं कर रहे हो। मेरी इनकम भी तो फिर इलीगल इनकम ही हुई ना, क्योंकि मेरी इनकम तो पूरी की पूरी स्मगलिंग से है। जब आप मेरी इनकम को कंसिडर कर रहे हो तो आपको मेरे खर्चों को भी कंसिडर करना चाहिए। डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, ये तो इलीगल है, इसको हम अलाउ नहीं करेंगे, इसे हम अलाउ नहीं करेंगे। असेसी ने कहा तो फिर मेरी इनकम को आप टैक्स क्यों कर रहे हैं? अगर आप मेरी इनकम को टैक्स कर रहे हैं जो इलीगल एक्टिविटी से है, तो इससे रिलेटेड खर्चे आपको मुझे अलाउ करके देने होंगे। जब मैटर कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने असेसी के फेवर में डिसीजन दिया दैट यस, अगर आपकी इलीगल इनकम कंसिडर हो रही है तो आपके एक्सपेंसेस भी अलाउड होंगे, और इनकम टैक्स में इलीगल एक्सपेंसेस को रोकने के लिए तब तक के कोई प्रोविजन नहीं था। डिपार्टमेंट हारा था, और याद रखना जब जब डिपार्टमेंट हारा है तब तब क्या आता है मालिक, अमेंडमेंट। उस दिन 2 बातें क्लैरिफाई हो गई, एक दैट इलीगल इनकम इज ऑल्सो लायबल टू इनकम टैक्स, दूसरा इलीगल एक्सपेंसेस अलाउ है या नहीं है, इस बात में एक्ट में क्लैरिटी नहीं थी। इस केस लॉ के बाद सेक्शन 37 पीजीबीपी अमेंड हुआ, और वहां पे लिखा गया इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ। ये किसी भी तरीके से इलीगल एक्सपेंसेस या प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। इससे अब हुआ क्या, इलीगल इनकम तो आपकी टैक्सेबल है, लेकिन इससे रिलेटेड खर्चे अब आपको अलाउ नहीं होंगे। जो एक्ट में पार्ट मिसिंग था उसे इंक्लूड कर लिया गया। पर यह बात पूरी क्लियर हो गई, इलीगल इनकम आर ऑल्सो लायबल टू इनकम टैक्स। So T.A. Qureshi, whether illegal income is also chargeable to tax, held that yes, income taxes all revenue receipts which are chargeable to tax. सौराष्ट्र सीमेंट्स लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये करीब 3 साल तक आरटीपी में, सॉरी जुडिशियल जजमेंट्स में कंटिन्यूस रिफ्लेक्ट होता है, और आज भी रिफ्लेक्ट होता है। बहुत बड़ा केस था। केस क्या था, लिक्विडेटेड डैमेजेस से रिलेटेड केस था। असेसी ने कुछ मशीनरी आउट ऑफ इंडिया से क्या करी, इंपोर्ट करने की सोची। असेसी ने कुछ मशीनरी आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करने की सोची। इस मशीनरी को पहुंचाने में हो गया डिले। क्या हो गया मालिक, डिले हो गया। अब इस डिले के लिए असेसी को मिले लिक्विडेटेड डैमेजेस। ये मशीन टाइम पे ना पहुंच पाई, इसीलिए लिक्विडेटेड डैमेजेस मिले। इस लिक्विडेटेड डैमेजेस को इनकम टैक्स में कंसिडर नहीं किया गया, अज्यूमिंग इट इज अ कैपिटल रिसीट।
डिपार्टमेंट ने व्यू लिया कि ये कैपिटल रिसीट नहीं है, ये रेवेन्यू रिसीट है, एंड रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑल्सो चार्जेबल टू टैक्स एंड हेंस ये लिक्विडेटेड डैमेजेस टैक्सेबल होने चाहिए। एसएससी कहता है ये जो मुझे डैमेजेस मिले हैं, दिस इज नॉट इन केस ऑफ अ रेगुलर बिजनेस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लिक्विडेटेड डैमेजेस वाज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लिक्विडेटेड डैमेजेस इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट एंड हेंस ये कैपिटल रिसीट हुआ, ये रेवेन्यू रिसीट नहीं हुआ। डिपार्टमेंट कहता रहा कि ये रेवेन्यू रिसीट है, एसएससी कहता रहा ये कैपिटल रिसीट है। मैटर कोर्ट तक के पहुंच गया। कोर्ट ने देखा कि हां सच में ये जो लिक्विडेटेड डैमेजेस मिल रहे हैं ये किसी इनकम को अर्न करने के लिए या प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं है एंड हेंस इसे कैपिटल रिसीट करार दिया गया। डिले इन सप्लाई ऑफ मशीनरी, एसएससी रिसीव्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस, इज इट अ रेवेन्यू रिसीट? It was held that it is a capital receipt since it is not a receipt in a course of profit earning process. Is that done? That's it. यहां पे अपना बेसिक टैक्स कैलकुलेशन वाला पार्ट क्या होता है मालिक, खत्म होता है। राइट क्या क्या किया हमने इस चैप्टर के अंदर में, अगर आप देखेंगे कहां कहां अमेंडमेंट है। टैक्स रेट्स में अमेंडमेंट है, अल्टरनेटिव टैक्स रेट्स कंपनी के लिए, फर्म के लिए, सॉरी कंपनी के लिए, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एज वेल एज कोऑपरेटिव के लिए आया है, लेकिन हम इसे मिसलेनियस में डिस्कस करेंगे जब हम एक सीक्वेंस को कंप्लीट कर लेंगे प्रभु। इसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, बेसिक्स, नोटिफिकेशन सर्कुलर, एनुअल अमेंडमेंट्स, टैक्स रेट्स देखा, मार्जिनल रिलीफ देखी और इससे रिलेटेड 2 रिलेवेंट केस लॉज देखे। यस, टैक्स रेट्स को आपको सर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे प्रैक्टिस करोगे? क्वेश्चनेयर है आपके साथ साथ में, हम उसे भी डिस्कस करेंगे, नो डाउट आज ही डिस्कस करेंगे उसे भी लेक्चर के एंड में, क्वेश्चनेयर को, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि फास्ट ट्रैक के अंदर में हम क्वेश्चंस को भी कंसिडर करेंगे। कुछ हमने एग्जांपल्स के तौर पे ले लिया, कुछ हम लोग क्वेश्चनेयर के साथ साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। राइट, तो यहां पे देख लीजिए ईच एंड एवरी पॉइंट को हम लोगों ने क्या करके रखा है, कवर करके रखा हुआ है। साहब आपको क्या करना है, आज जब आप जाओगे तो आज इस पूरा जो भी आपका बुक होगा, रेगुलर बुक, अगर आप मेरे स्टूडेंट होंगे रेगुलर बुक होगा, उससे एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा। मॉड्यूल से अगर आप देख रहे होंगे, वैसे भी मई 21 नवंबर 21 के मॉड्यूल आ चुके हैं, उससे भी देख लीजिएगा। सारे पॉइंट इस फास्ट ट्रैक के अंदर में हमने क्या किए हुए, कवर करके रखे हुए हैं। ये था आपका पहला चैप्टर, याद होगा। तो साथ साथ में मैंने आपको फास्ट ट्रैक में क्वेश्चनेयर भी रखने को बोला था और आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चनेयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसी बहाने से मैं आज आपको क्वेश्चनेयर भी दिखा पाऊंगा और क्वेश्चनेयर हम लोग साथ साथ में सॉल्व कर पाएंगे। फास्ट ट्रैक का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि आपके कंसेप्ट्स कवर कर लिए जाएं और साथ साथ में आपके क्वेश्चन एंड आंसर भी अगर अच्छे से डील हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कम टाइम के अंदर में। अगर ये रेगुलर लेक्चर होता तो मैं आपके साथ साथ में एक एक चीज़ों को सॉल्व करता, बट सिंस इट इज़ अ फास्ट ट्रैक उतना टाइम तो नहीं मिल पाएगा। पर हाँ, हम सारे क्वेश्चंस जो एज अमेंडेड होंगे उन सभी को देख पाएंगे जो सॉल्व मैकेनिज्म में है। इसी के साथ साथ आपका ये फायदा होगा कि क्वेश्चनेयर के जो क्वेश्चन है आप साथ साथ में कर पाएंगे। क्वेश्चनेयर में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और हम लोग सिलेक्टिव अप्रोच के साथ जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सिलेक्टिवली देखेंगे और बचे हुए क्वेश्चन जो है ये आप घर पे डेली बेसिस के अंदर में सॉल्व कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हमने बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन उठाए, लेट्स से इसके अंदर में 7 क्वेश्चन होते हैं, तो टॉपिक वाइज हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे कितने क्या हम लोग को कंप्लीट करना है और बचे हुए जो क्वेश्चन रहेंगे इसको आप घर पे कर लेना, सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्वेश्चनेयर भी सॉल्व हो जाएगा और आपके कंसेप्ट्स भी फटाफट डील हो जाएंगे। डन मालिक? तो चलिए आते हैं, फटाफट आप क्वेश्चनेयर ओपन कर लीजिए। क्वेश्चनेयर को हम लोगों ने रखा हुआ है ताकि आप लोग फटाफट इसे देख सके और कंप्लीट कर सके। क्वेश्चनेयर को बाकायदा फॉर्मेट के साथ सॉल्व किया हुआ है। पूरी कोशिश करी गई है कि भैया इसको 100% अमेंडेड रखा जाए और उसी बेसिस पे इसे बनाया भी गया है। क्वेश्चनेयर पे आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा, फर्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। मिस्टर राज हैज अ टोटल इनकम ऑफ 13 लाख इन द प्रीवियस ईयर comprising of income from property and interest on FD. Compute his tax liability assuming his age is 37, 65 and 83. ठीक है सर, अज्यूम करते हैं 13 लाख रुपीज उसकी इनकम है, लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट समझिए, इस 13 लाख के अंदर में उन्होंने ये हमें नहीं बताया है कि हाउस प्रॉपर्टी का कितना और इंटरेस्ट ऑन FD कितना। ठीक है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये टोटल इनकम दिया हुआ है, ये टोटल इनकम लिया हुआ है, जिसका मतलब ये आफ्टर डिडक्शंस एंड रिलीफ इफ एनी ये अवेलेबल है।
तो जैसे इंटरेस्ट ऑन एफडी का डिडक्शन मिलता है वो भी मिल चुका होगा, हाउस प्रॉपर्टी से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ये भी मिल चुका होगा। 13 लाख रुपीस इनकम है, इस पे कैसे टैक्स निकालेंगे? चलिए विदाउट आंसर देखे हुए फटाफट निकालिए। 13 लाख में से पहले 10 लाख रुपीस तक का टैक्स आपको पता है, इफ द एज इज 37 इंटू 30% प्लस 1,12,500, वुड दिस कम टू 2,02,500? यस और नो, चेक करके बताइए। सिंस इनकम इज 13 लाख, सरचार्ज नहीं लगेगा, रिबेट नहीं मिलेगा, क्या स्ट्रेट 4% सेस ऐड हो जाएगा? यस, टोटल अमाउंट आएगी आपकी 2,10,600। चेक कर लीजिए फटाफट कि क्या आपका भी यही जवाब। आपके पास दो तरीके, एक ये जो क्वेश्चनर में मैंने फॉर्मेट दे रखा है इसमें सॉल्व कर लो, या फिर अपन ने जो फॉर्मेट बनाया वो भी बिल्कुल चलेगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन मालिक। अगर एज 65 हुई तो क्या? 13 लाख में से पहले 10 लाख रुपीस माइनस कर दो, बैलेंस पे 30% एंड इसमें 1,10,000 ऐड कर दो, टोटल आएगा 2 लाख रुपीस। क्या आपका भी आया है? मुझे जल्दी से बताइएगा, क्या आपका भी 2 लाख रुपीस आया है? अब सरचार्ज नहीं लगेगा, रिबेट नहीं लगेगा, सीधा 4% का सेस, दिस अमाउंट विल कम टू 2,08,000। एट द सेम टाइम इफ द एज इज 83, 13 लाख में से अप टू 10 लाख माइनस कर दीजिए इंटू 30% प्लस 1 लाख रुपीज, दैट इज 1,90,000 रुपीज, इसमें 4% ऐड कर दीजिए 1,97,600। इज दिस डन? ये एक नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन है, आपको बड़े इजी तरीके से समझ जाएगा, नॉट अ बिग डील। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राजा, एज 42, हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ 51.50 लैक्स। 51.50 लैक्स जैसी ऐसी कोई अमाउंट आती है आपको जहां पे सरचार्ज आने वाला होता है, आपको हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे साहब? मार्जिनल रिलीफ। इस पॉइंट को हमेशा अपने ध्यान में रखना है। स्पेसिफिकली जब ये 51 लाख आया, 1 करोड़ 1 लाख समथिंग आया, 2 करोड़ समथिंग आया, 5 करोड़ समथिंग आया, ऐसे टाइम पे आप हमेशा याद रखिए कि मार्जिनल रिलीफ कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर सकता है। सो कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी 51,50,000 for the assessment year, assuming that his total income comprising of salary income, house property income, interest from saving bank account। एक मिनट, जब आपको ये सीधे शब्दों में कह दे रहे हैं टोटल इनकम, तो आपने बाय डिफॉल्ट के अंदर में अज्यूम कर लेना है दैट दिस अमाउंट इज आफ्टर ऑल डिडक्शन एंड रिलीफ इफ एनी। यस, ऑल्सो अज्यूम मिस्टर राजा हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC। जैसा कि आपको पता है 115 BAC इज अ न्यू ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम सिस्टम फॉर इंडिविजुअल। यहां पे उन्होंने क्लियर कट लिख के दिया है कि ये हमें अज्यूम करना है क्या। सपोज अगर ऐसा प्रॉब्लम ना लिख के दे दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ये है कि आप सेम टैक्स कैलकुलेशन को 2 बार सॉल्व करेंगे। एक अज्यूमिंग ही हैज ऑप्टेड फॉर 115 BAC, दूसरा अज्यूमिंग ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC। आपको ये करना होगा। फिर यहां जब क्लियर कट लिखा है, सो लेट्स चेक 51,50,000 रुपीज। डन। अब कैसे टैक्स निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले ये देखते हैं कि 51 लाख पे टैक्स कितना आता है। 51,50,000 पे टैक्स कितना आता है? इसमें से 10 लाख रुपीज हटा दीजिए, बैलेंस पे 30% ऐड 1,12,500। सिंस इनकम एक्सीड 50 लाख, 10% का सरचार्ज भी ऐड कर दीजिए, टोटल टैक्स वुड कम टू 14,93,250। अगर हम 51,50,000 पे टैक्स निकालते हैं, अगर हम 51,50,000 पे टैक्स निकालते हैं तो इनकम वुड कम टू 14,93,250 सरचार्ज ऐड करके। अब हम निकालते हैं मार्जिनल रिलीफ के थ्रू। मार्जिनल रिलीफ अगर अप्लाई किया जाए तो क्या होता है? वी नीड टू कैलकुलेट द टैक्स अप टू 50 लैक्स और ऐड कर देते हैं हम टोटल इनकम माइनस 50 लैक्स। याद आ रहा है आपको? तो चलिए, टोटल इनकम अप टू 50 लाख, 50 लाख तक का टैक्स कैसे निकालेंगे? 50 लाख माइनस 10 लाख रुपीज इंटू 30% प्लस 1,12,500, दिस वुड कम टू 13,12,500 प्लस एडिशनल इनकम पूरी की पूरी जोड़ दीजिए, दैट इज 1,50,000। दिस टैक्स वुड कम टू 14,62,500। दिस टैक्स
वुड कम टू 14,62,500। असेसी को क्या पे करना होगा, जो 51 लाख पे टैक्स आया वो, या जो मार्जिनल रिलीफ के हिसाब से टैक्स निकला वो। सो आई थिंक 14,62,500। अब इसमें क्या करेंगे, क्या हम मार्जिनल रिलीफ को जोड़ेंगे? आंसर इज नो। टैक्स पेएबल वुड बी लोअर ऑफ ए और डी। इसमें हम स्ट्रेट अवे 4% सेस ऐड करेंगे इंटू 4%, 58,500। आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 15,21,000। डन। अब एक चीज हो सकती है प्रॉब्लम में, अगर आपको मार्जिनल रिलीफ सेपरेटली दिखाना है तो आप क्लियर कट देख सकते हो 1493,250 माइनस 1462,500, मार्जिनल रिलीफ आएगा आपका 30,750। मार्जिनल रिलीफ आएगा 30,750। ऑल्टरनेटिवली मार्जिनल रिलीफ ना दिखा के आप सीधा फाइनल टैक्स लाइबिलिटी भी दिखा सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम ने हमें मार्जिनल रिलीफ दिखाने के लिए नहीं कहा है। तो ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा टैक्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं विदाउट सेपरेटली शोइंग मार्जिनल रिलीफ। यस मालिक, ये एक प्रॉब्लम हमने देखा, द कंसेप्ट विथ मार्जिनल रिलीफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये आप कर सकते हैं, ये 1 करोड़ 2 लाख है, यानी अगेन यहां पे मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट आएगा ही, बट 1 करोड़ के ऊपर। ये आप एक प्रैक्टिस कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आइए। फोर्थ क्वेश्चन 2 करोड़ के ऊपर मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट है। अगर 2 करोड़ के ऊपर मार्जिनल रिलीफ आना है, 2 करोड़ के ऊपर मार्जिनल रिलीफ आना है, तो वो कैसे आएगा? वी नीड टू कंप्यूट द टैक्स अप टू 2 करोड़ रुपीज प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%। यस, सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15% प्लस एडिशनल इनकम जो बियॉन्ड 2 करोड़ रुपीज होगी। चेक कीजिएगा। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर दीपक हैविंग टोटल इनकम ऑफ 2 करोड़ 2 lakhs। अज्यूम दैट हिज टोटल इनकम कंप्राइजेज ऑफ दिस इनकम। सबसे पहले 2 करोड़ 2 लाख पे नॉर्मल टैक्स निकालो इंक्लूडिंग सरचार्ज। 2 करोड़ 2 lakhs माइनस 10 lakh इंटू 30% प्लस 1,12,500। द टैक्स चेक करो। इसमें सिंस इनकम एक्सीड 2 करोड़ 25% का सरचार्ज ऐड हो जाएगा। योर टोटल टैक्स वुड कम टू 73,40,625। यस, आई गेस मैंने सरचार्ज बोलते वक्त 15% बोला, बराबर। अब आपका टैक्स आ रहा है 73,40,625। अब मार्जिनल रिलीफ के हिसाब से निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? टैक्स अप टू 2 करोड़। अगर टैक्स अप टू 2 करोड़ निकल रहा है तो सरचार्ज फिर 15% होगा। एवरीबॉडी 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का 15% ही होगा, प्लस टोटल इनकम माइनस 2 करोड़। सो चेक कीजिएगा, सिर्फ 2 करोड़ पे टैक्स निकालिए। कैलकुलेटर पे लीजिए, 2 करोड़ माइनस 10 लाख इंटू 30% एड 15%। Does this comes to 66,84,375? प्लीज चेक। यहां पे सरचार्ज 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक का सरचार्ज लगाया गया है, बिकॉज इनकम नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ हम ये अज्यूम कर रहे हैं, बराबर। इसमें 2 लाख रुपए एज इट इज ऐड कर दो, टैक्स वुड कम टू 68,84,375। टैक्स क्या पेबल है? दोनों में से जो भी लोअर रहा वो आपका टैक्स पेबल हो जाएगा। ऑब्वियसली योर टैक्स पेबल वुड कम टू 68,84,375। इसमें सरचार्ज फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं है। 68,84,375 इंटू 4%, स्ट्रेट अवे आपने सेस ऐड कर दिया। फाइनल टैक्स लाइबिलिटी वुड कम टू 71,59,750। यस और नो? ये जानबूझ के क्वेश्चनर में ऐसे प्रॉब्लम डाले हैं ताकि आपको मार्जिनल रिलीफ वाले कंसेप्ट्स पे इतना ज्यादा इशू ना आए, चाहे वो 50 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो या 5 करोड़ का हो। आप देखोगे नेक्स्ट प्रॉब्लम 5 करोड़ रुपीस के ऊपर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करोड़ रुपीस के ऊपर होगा। ये आप होमवर्क कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 कंपनीज के केस में मार्जिनल रिलीफ की बात करता है, कंपनीज के केस में मार्जिनल रिलीफ की बात करता है। सो चेक कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूट द मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल टू एक्स लिमिटेड। आप क्वेश्चन देखिए कितने सिलेक्टिव डाले हैं, इससे आपका एक और कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या कंपनीज को भी मार्जिनल रिलीफ मिलता है? जवाब है हर असेसी को मार्जिनल रिलीफ मिलता है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। कंप्यूट द मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल टू एक्स लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी, assuming that the total income is 1 crore 1 lakh rupees for the assessment year and total income does not include any income in the nature of capital gain. Assume that the company has not exercised 115 BAA or 115 BAB. The gross receipt of the company in the previous year is 402 crore rupees. अब बताइए प्रीवियस ईयर में, आपने अमेंडमेंट लेक्चर पूरे देखे हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रीवियस ईयर 18-19 में टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ रुपीस, तो सरचार्ज टैक्स रेट कितना होता है 25%। हियर टर्नओवर एक्सीड 400 करोड़, हियर टर्नओवर एक्सीड 400 करोड़, टैक्स रेट कितना होगा बताओ मुझे जल्दी से, टैक्स रेट कितना होगा 30%, बिल्कुल सही जवाब, बिकॉज टर्नओवर एक्सीड 400 करोड़, 30% वुड बी द टैक्स रेट। अब 1 करोड़ 1 लाख है तो सरचार्ज इफेक्ट तो आएगा ही, बिकॉज इनकम एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, सरचार्ज इज 7%, क्या तुम्हें याद है? तो सबसे पहले नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालिए, कंपनी की इनकम 1 करोड़ 1 लाख रुपीज, इस पे 30% प्लस 7%, आपका टोटल टैक्स आता है 32,42,100। सो टैक्स पेबल as computed by 32.1% would be 32,42,100। However, अगर मार्जिनल रिलीफ अप्लाई किया जाए तो वी नीड टू कैलकुलेट टैक्स अप टू 1 करोड़ प्लस एडिशनल इनकम ऐड कर देना है, 1 करोड़ रुपीस इंटू 30%, दैट इज 30 लाख रुपीस, प्लस 1 लाख रुपए जितना भी आपने अर्न किया है उसे डायरेक्टली क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। However, the टैक्स SEC की बात नहीं कर रहे, tax cannot exceed 31 lakh, that is 30 lakh on 1 crore plus 1 lakh being the total income exceeding 1 crore. Therefore, tax payable on 1 crore 1 lakh would be 31 lakh and marginal relief would be 1,42,100. यहाँ पे लिखिए add HEC separately, HEC add होगा 31 लाख में। Done, Malik? Then again a question number 7 which is based on similar grounds, solve it on your home. Last question, Mr. Sanjay age 30 years has total income 4,50,000 comprising of salary and bank deposit, compute the tax liability. I think this is a very simple question which talks about rebate, 4,50,000 minus 2,50,000 into 5%, 10,000 would be the tax, इसमें से 10,000 स्ट्रेट रिबेट माइनस हो जाएगा, टैक्स लाइबिलिटी वुड बी नील, गेम ओवर। ये था आपके चैप्टर नंबर 1 का, बोलो मालिक, क्वेश्चनर। साथ साथ में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 8, 3 क्वेश्चन आ रहे और होमवर्क जिसको आप सॉल्व कर दीजिए, और अगर कुछ डाउट होगा उनमें या आप कहीं कुछ मिस्टेक नोटिस करते हैं, क्योंकि हो सकता है इफ एनी, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश तो वैसे की गई है, इसके अंदर में कोई कहीं कुछ हो नहीं सकता, बट इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन एरर, कुछ अगर है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। गेम ओवर।